ये कहानी ओड़ा नाम के एक ऐसे लड़के की है जिसे अचानक ही एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया गया। लेकिन उसे हमेशा से इस तरह की किताबें पढ़ना बहुत पसंद थी जिनमें मेन कैरेक्टर को दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता था। हालांकि दूसरी दुनिया में वो अकेले नहीं गया था बल्कि उसके क्लास के दोस्त भी उसके साथ थे। उन्हें दोस्त नहीं कहा जा सकता क्योंकि ओड़ा को उनसे बात करना पसंद नहीं था। ओड़ा हमेशा वो दूसरी दुनिया वाली नॉवेल्स पढ़ते रहता था और यही रीजन था कि उसे दूसरी दुनियाओं के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हो चुकी थी। मुझे लगा कि ये एनिमे बाकी एनिमे की तरह होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर कुछ मिनट तक देखोगे तो समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो अभी एनिमे की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर ओड़ा को देखते हैं जो कि अभी क्लास में बैठा कुछ नॉवेल्स पढ़ रहा था। ये भी वही दूसरी दुनिया से रिलेटेड थी। ओड़ा को इसमें इतना मजा आता है कि उसने दोस्त तक नहीं बनाए, उससे कोई भी बात नहीं करता और ओड़ा भी यही चाहता है। उसका तो सपना ही ये है कि उसे कहीं से इनविंसिबल होने की पावर मिल जाए। इनविंसिबल होकर जो तुम करना चाहते हो ओड़ा वैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। वो तो बस दूसरों से छिपकर वही दूसरी दुनिया वाली चीजें पढ़ते रहना चाहता है। हालांकि आज उसका सपना पूरे होने का समय आ चुका था। अचानक ही उनके क्लासरूम में एक फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ जिसने उन्हें टेलीपोर्ट कर कर एक दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। बाकी एनिमे की तरह ये लोग भी अभी एक किंगडम के मेन हॉल में पहुंच चुके थे जहां राजा उनके सामने बैठा था। राजा के साथ उसकी बेटी मतलब की प्रिंसेस थी। हालांकि उन पर नजर पड़ने से पहले इन सभी की नजर एक बदसूरत से गोल मटोल आदमी पर पड़ी। उसे देखते ही बैक बेंचर्स ने तो उसे गाली देना शुरू कर दी, लेकिन वहां बैठा राजा वो सारी गाली जानता था, इसीलिए उसने तुरंत ही उन सारे स्टूडेंट्स को चुप करा दिया और उन्हें यहाँ समन करने का रीजन बताया। वो बताता है कि उनके किंगडम पर बहुत समय से हमले हो रहे हैं और ये हमले कुछ डीमंस कर रहे हैं। वो डीमन को रोकना चाहते हैं लेकिन ये लोग इतने ताकतवर नहीं और जिम जाने की वजह इन्होंने सोचा कि क्यों ना दूसरी दुनिया से कुछ बच्चों को बुला लिया जाए जो लड्डू खाकर इनकी जान बचाएंगे। खैर इनके यहाँ पर ये पहले से लिखा जा चुका है कि दूसरी दुनिया से आने वाले को पावर्स मिलेंगी और उन्हीं में से कोई होगा जो कि एक वॉरियर कहलाएगा। मतलब वही सारी घसी पिटी बात है जो कि बाकी एनिमे में हमें सुनने मिलती है। वहाँ बस मेन काम की बात ये थी कि जिस जगह पर ये लोग पहुंचे हैं उसे किंगडम ऑफ रेडियस कहा जाता है और वहाँ के राजा का नाम मॉर्गन है जो कि अभी वही किसी पिटी बातें कर रहा है। खैर अब बारी आ चुकी थी सभी के पावर लेवल को जानने की और पता लगाने की कि आखिर उनमें से वो वॉरियर है कौन, मतलब किसे चुना गया है। तो वहाँ वो अजीब सा आदमी अपने पास से क्रिस्टल बॉल निकालता है। ये वहाँ का एडवाइजर है जिसे बहुत ज्यादा नॉलेज इस सब के बारे में। वो सभी से आकर कहता है कि सभी को एक एक कर उस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखते हुए स्टेटस वर्ड को यूज करना है, जिसके बाद उनका स्टेटस उनके सामने आ जाएगा। पहला लड़का आगे आकर जब उस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है तो उसका स्टेटस सामने निकल कर आता है और पता चलता है कि वो एक एनिमल ट्रेनर है और उसका स्टेटस 450 पॉइंट्स का है, वो भी लेवल 1 पर। लेकिन उसके पॉइंट्स जो हैं वो 450 हैं। अब उसे तो लग रहा था कि शायद ये बहुत कम है, लेकिन वो एडवाइजर बताता है कि नहीं ये कम नहीं है। उनके वर्ल्ड के हिसाब से जो नॉर्मल आदमी होता है वो अपनी पूरी लाइफ में इतने पॉइंट्स रीच नहीं कर पाता। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उनके वर्ल्ड से इन पॉइंट्स में भी आगे निकल पाए हों और शुरुआत में लेवल 1 के हिसाब से ये पॉइंट्स काफी है। जो एनिमल ट्रेनर वाली बात लिखी हुई थी वो उस लड़के की क्लास है। अब वो 11th 12th में नहीं रहा बल्कि उसे एक नई क्लास मिल चुकी है। अभी एक एक करके चेक करने से अच्छा था उस एडवाइजर ने सभी को बता दिया कि वो स्टेटस स्लाइड का इस्तेमाल करते हुए वो खुद के स्टेटस को देख सकते हैं। हालांकि जब तक वॉरियर नहीं मिल जाता तब तक क्रिस्टल बॉल से भी चेक किया जाएगा जिससे कि वॉरियर के बारे में पता चल सके। खैर अभी ओड़ा को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। उसने वही स्टेटस वर्ड यूज कर अपना स्टेटस देख लिया, लेकिन वो देखकर हैरान हो गया। उसे असैसिन क्लास मिली थी और ये बात मेन नहीं है। मेन बात ये है कि उसके जो पॉइंट्स हैं वो 1800 हैं। ओड़ा अभी ये चीज देखकर बहुत हैरान था और खासकर वो ये और देखकर हैरान है कि उसके 1800 पॉइंट इसीलिए है क्योंकि लिमिट ही 1800 तक की है। वो भी अभी लेवल 1 पर है क्योंकि वो अभी अभी दुनिया में आया है। इसका मतलब शायद फ्यूचर में ये पॉइंट्स बढ़ भी सकते हो। वही दूसरी तरफ कुछ और स्किल्स थी जो कि उसकी ऑलरेडी मैक्स पर पहुंच चुकी हैं। जबकि इस तरह की स्किल की ट्रेनिंग की जाती है तब इन्हें आगे के लेवल पर प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन ओड़ा की कुछ स्किल्स तो ऑलरेडी मैक्स थी।
वैसे वहाँ वो एडवाइजर और कई सारे स्टूडेंट्स को बुलाता है। लगभग सभी के जो पॉइंट्स थे वो 500 तक ही आ रहे थे, मतलब 500 से आई पॉइंट मुश्किल से ही किसी के गए होंगे। खैर अब कुछ स्टूडेंट्स के बाद बारी आती है सुकासा की, जो कि ओडा की क्लास का मॉनिटर है। जब वो उस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है तो उसका स्टेटस निकल कर आता है और पता चलता है कि वही असल में वो वॉरियर है जिसे इस किंगडम को बचाने के लिए चुना गया है। उसके पॉइंट्स 900 थे, मतलब उस पहले स्टूडेंट से पूरे दुगने पॉइंट, जिस चीज से सभी बच्चे हैरान हो चुके थे। ओडा भी हैरान था, लेकिन 900 पॉइंट के कारण नहीं बल्कि खुद के पॉइंट्स देखकर, क्योंकि ओडा के पॉइंट सुकासा से भी डबल हैं। वो अभी ये सोच रहा था कि इतने पॉइंट्स के बाद भी उसे वॉरियर का टाइटल नहीं दिया गया, उसे असैसिन क्लास मिली है और वॉरियर का टाइटल सुकासा को मिला है। इसका मतलब इसके पीछे जरूर कुछ ऐसा रीजन है जो कि अभी उसे नहीं पता। खैर इतने ज्यादा पॉइंट्स वो सभी के सामने शो नहीं कर सकता, उसे अभी सबसे ज्यादा डर उस राजा से है। वो और उसकी बेटी बहुत देर से धीरे धीरे कुछ बात कर रहे थे, जिस चीज से ओडा को शुरुआत से ही शक हो चुका था। वो सोच रहा है कि शायद वो डीवन वाली बात भी सच नहीं है और इस सब के पीछे कोई मिस्ट्री छुपी हुई है। इसीलिए अपने पॉइंट्स दिखाना, मतलब कि अपनी असली पावर लेवल को शो करना, एक बहुत बड़ी बेवकूफी ही साबित हो सकती है। उसने पहले से बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ रखी हैं, इसलिए उसे आइडिया है कि अपनी पावर्स को छुपाया जा सकता है। अभी वो उसी तरह की पावर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो कि उसकी असली पावर को छुपा सके। हालांकि उसे इस तरह की टेक्निक तो नहीं दी गई, लेकिन जब उसने छानबीन की तो उसे पता चला कि उसे एक प्रेजेंस हाइड करने की पावर मिली है। अभी ओडा को नहीं पता था कि ये किस तरह से वर्क करती है, इसलिए ओडा ने तुरंत ही उसे एक्टिवेट किया। जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन शॉकिंगली उस टेक्निक की वजह से ओडा वहाँ से गायब हो चुका था और सिर्फ उसकी बॉडी ही गायब नहीं हुई, मतलब वो सिर्फ इनविंसिबल ही नहीं हुआ बल्कि उसके दोस्त भी कुछ हद तक उसके बारे में भूल चुके थे। मतलब वो भूल चुके हैं कि ओडा भी उनके साथ आया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा ओडा चाहता था। अभी ओडा को ये टेक्निक सबसे ज्यादा पसंद आई। वो अलग जाकर खड़ा हो जाता है और इंतजार करता है सभी के स्टेटस विंडो के चेक होने का। जब सभी के स्टेटस चेक हो जाते हैं तो वो एडवाइजर सभी से कहता है कि उनके लिए सुइटेबल वेपन उन्हें अगले दिन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अभी के लिए वो आराम कर सकते हैं। सभी को अपना अपना बेडरूम दे दिया गया था। हालांकि ओडा इनविजिबल है और अभी वो किसी के सामने नहीं आ सकता, इसलिए वो उनके साथ नहीं जा सकता। अभी वो यही सोच रहा था कि मुझे इस तरह की पावर मिली है कि वो किसी को दिखे बिना भी इस वर्ल्ड में सरवाइव कर सकता है। ये पावर बहुत अच्छी है, लेकिन ओडा इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करने वाला, और अगर करने भी वाला होगा तो शायद हमें फ्यूचर में ही पता चले, क्योंकि अभी के लिए तो वो सब कुछ अच्छा ही सोच रहा है। उसने सोचा कि उसे इस किंगडम की थोड़ी सी हिस्ट्री पता करनी होगी, मतलब सच में कोई डीमन है भी या फिर इन लोगों को यहाँ बुलाने का कारण कुछ और ही है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने में उसे समय लगेगा और वैसे भी वो गायब है, इसलिए उसे आधी रात में घूमकर काम करने की जरूरत नहीं। रात होने वाली है, इसलिए उसे भी अपने लिए एक बेडरूम ढूंढना था, क्योंकि ऑफिशियली तो उसे एक बेडरूम नहीं दिया जाएगा। वो वहाँ से चला गया और थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे फाइनली एक रूम मिला जिसमें हथियार वगैरह रखे जाते हैं। किस्मत से वहाँ एक बेड भी था जो कि डबल बेड है। न जाने वो वहाँ क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी ओडा को कमरा मिल चुका था रात गुजारने के लिए। वैसे यहाँ तक पहुँचने से पहले जब ओडा ने वहाँ उस हॉल को पार किया तब ओडा ने ही ये चीज नोटिस की थी कि ऊपर की तरफ दीवारों में कैमरे लगे हुए हैं। अब वो कैमरे हैं कि क्या, ये चीज ओडा को अच्छे से नहीं पता, क्योंकि कैमरे जैसी फैसिलिटी इस तरह के किंगडम में होना थोड़ी सी ओड बात है, पर फिर भी मिस्टीरियस सी कांच वाली चीज ओडा को थोड़ी अजीब लगी। खैर अब तो वो कमरे में आ चुका था और इस चीज के बारे में वो बाद में पता लगाएगा। वहाँ उसे कमरे में कई सारी चीजें दिखी, जैसे कि हथियार वगैरह और आर्म, लेकिन उन्हीं के बीच कुछ कपड़े भी रखे हुए थे। वो उसे बहुत पसंद आए। अभी वो स्कूल यूनिफॉर्म में था, इसलिए उसने वो कपड़े बदले और नोटिस किया कि ये कपड़े तो एक असैसिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे वो देखता है कि उसे अभी नींद नहीं आ रही और वैसे भी वो गायब है, इसलिए उसे यहाँ कमरे में बंद रहने की जरूरत नहीं। वो खुली हवा में भी जा सकता है। वो तुरंत ही उस कासल के सबसे ऊपर आ गया। वहाँ से किंग का रूम भी इजीली देखा जा सकता था। उसकी भी वहाँ नजर पड़ी। वहाँ किंग अभी अपनी बेटी से कुछ बात कर रहे थे। ओडा चुपचाप वहाँ जाकर उनकी बातें सुनता है। अभी किंग अपनी बेटी से कह रहे थे कि वो सभी लोग आ चुके हैं, हमें पूरा ध्यान रखना होगा कि वो गलती से भी हमारी लाइब्रेरी तक ना पहुंच पाए, क्योंकि उन्हें असलियत पता नहीं लगनी चाहिए। ये सुनते ही ओडा समझ गया कि उसका शक सही था। जरूर ऐसी कोई बात है जो कि राजा उनसे छुपा रहा है। अभी सबसे सही फैसला यही होता कि ओडा आगे बढ़कर राजा को पेल दे, मतलब उसका गला काट दे, उसे मार डाले, लेकिन ये चीज भी एक बेवकूफी साबित हो सकती है।
मतलब ओड़ा की टेक्निक है कि वो गायब रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सबसे छुप सकता हो। और वो अकेला इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं है कि अगर सभी लोग उस पर हमला करें तो वो उन्हें रोक पाए। उसे ये बात अपने दोस्तों को बतानी होगी और उससे पहले थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी। अभी के लिए वो वापस लौट गया था। सुबह के समय हम देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स थे सभी को खाना दिया जा रहा था। जब वो खाना खा रहे थे तभी ओड़ा गायब, वो वहीं बैठा हुआ था लेकिन किसी को नहीं दिख रहा था। ओड़ा सोच रहा था कि क्या उसे अपने दोस्तों को सच बता देना चाहिए जिससे वो लोग भी उसका साथ दे पाएंगे, लेकिन ओड़ा उन्हें दोस्त नहीं कह सकता क्योंकि ओड़ा ने पहले उनसे कभी बात ही नहीं की। आखिर वो ओड़ा की बात पर भरोसा कैसे करेंगे। ओड़ा फैसला करता है कि सबसे पहले वो और ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा जिससे ये चीज वो प्रूव कर सके कि राजा की मदद करना सही नहीं। खैर अभी जब ओड़ा ये सब बातें सोच रहा था तभी सुकासा खड़ा होकर कहने लगता है कि हम यहाँ आए हैं और राजा ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, अब ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इनकी मदद करें और डीमन से फाइट करें। हमें इस किंगडम को बचाना होगा। वो मॉनिटर रह चुका है इसलिए उसके पास लीडर्स की स्किल है। सभी लोग अभी उसकी बात से सहमत थे। वो सभी ट्रेनिंग के लिए मान जाते हैं। इन्हें ट्रेनिंग कराई जाएगी जिससे ये स्ट्रॉन्ग बन सके, तभी तो ये लड़ पाएंगे। अभी ओड़ा तो वहाँ बैठकर ये सोच रहा था कि ये सभी के सभी बेवकूफ हैं क्योंकि ओड़ा का मानना है कि तुम उससे नहीं लड़ सकते जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही ना हो। वैसे अभी यहाँ खाना वगैरह खत्म कर कर सभी स्टूडेंट्स को वहाँ से बाहर ले जाया जाता है जहाँ इन सभी की मुलाकात होती है नाइट कमांडर सेरेन से, जो कि 1 महीने तक इन्हें ट्रेन करेगा और इसके बाद एक टेस्ट के तौर पर इन सभी को एक डंजन में ले जाया जाएगा जिसे इन्हें क्लियर करना है। अभी के लिए सेरेन सभी को अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा था, सभी के नाम पूछ रहा था। इस बीच ओड़ा भी वहीं दूर खड़ा हुआ लेकिन उसे ये चीज इंटरेस्टिंग नहीं लगी। वो तो सोच रहा था कि ये लोग बेवकूफ हैं जो हर किसी पर आंख बंद कर भरोसा कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए ओड़ा वहां से चला गया। ओड़ा यही सोच रहा है कि उसे अभी किसी भी तरह से यहाँ की लाइब्रेरी तक पहुंचना होगा क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। लेकिन ये चीज इतनी भी आसान नहीं होगी क्योंकि वो गायब है। मतलब वो किसी को दिखेगा नहीं लेकिन वो दीवारों के आर पार थोड़े ना जा सकता है। वैसे इसी बीच हमें वापस से सेरेन को दिखाया जाता है। उसने तुरंत ही अपने असिस्टेंट जोय से कहा कि तुम इन स्टूडेंट्स को संभालो, मैं अभी आता हूँ। और ऐसा कहकर वो ओड़ा के पास आ गया। वो ओड़ा से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो। ओड़ा ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि उसे अभी अभी पता चला कि इस किंगडम में कोई उसे देख भी सकता है। ओड़ा ने सोचा कि शायद उसकी जो छुपने की स्किल थी वो काम करना बंद कर गई। मतलब कोई टाइमर होगा 1 दिन का जो कि अब पूरा हो चुका है। लेकिन सेरेन बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सेरेन के पास स्पेशल आइस हैं जो कि टेम्परेचर नोटिस कर सकती हैं और वहाँ उसने वो हीट देखी और समझ गया कि वहाँ कोई किसी खास टेक्निक की मदद से छुपने की कोशिश कर रहा है। अभी ओड़ा को जैसे ही ये बात पता चली कि इस किंगडम में सिर्फ सेरेन उसे देख सकता है तो ओड़ा ने तुरंत ही चुपचाप अपना डैगर निकालने की कोशिश की। डैगर असल में चाकू को ही कहा जाता है, बस ये थोड़ा अलग तरह का चाकू होता है। इसे असैसिन इस्तेमाल करते हैं किसी की जान लेने के लिए। ओड़ा ने जब अपना हाथ अपनी पॉकेट की तरफ बढ़ाया तभी सेरेन उसे रोक देता है और कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। मैं तुम्हारी असलियत राजा या फिर प्रिंसेस को नहीं बताऊंगा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। ओड़ा ये सुनकर हैरान था क्योंकि सेरेन नाइट कमांडर है जो कि राजा का बहुत ही ज्यादा वफादार है, लेकिन फिर भी वो इतनी बड़ी बात राजा से छुपा रहा है। अभी इसके पीछे क्या कारण है ये तो सेरेन ने ओड़ा को नहीं बताया, लेकिन उनकी दोस्ती जरूर हो चुकी थी। ओड़ा सेरेन पर थोड़ा थोड़ा सा भरोसा करने लगा था, या यूं कह लो सिर्फ उतना भरोसा जितना भरोसा ओड़ा को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। ओड़ा उसे बताता है कि यहाँ आते ही उसकी जो स्किल थी सभी से गायब होने की वो उसने नोटिस की। वो मैक्स है, शायद इसी वजह से वो पिछले दिन से ही गायब है और उसकी एनर्जी खत्म नहीं हो रही। मतलब उसे किसी तरह का भी एनर्जी लॉस देखने नहीं मिला। ये चीज उसके लिए बहुत अच्छा। सेरेन भी अभी यही बात कह रहा था। वैसे ओड़ा का क्वेश्चन ये नहीं था। ओड़ा बता रहा था कि उसकी ये स्किल तो मैक्स है लेकिन जो बाकी स्किल्स हैं वो मैक्स नहीं है, वो सभी लेवल 1 पर हैं और ओड़ा को नहीं पता कि इन्हें कैसे अपग्रेड किया जाता है। मतलब कि अपने लेवल को किस तरह से इंक्रीज किया जाता है। यहाँ तक कि उसकी असैसिन स्किल भी लेवल 1 पर ही है जबकि उसके पॉइंट्स ऑलरेडी 1800 हो चुके हैं। सेरेन उससे कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी स्किल्स को अपग्रेड करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें बस ट्रेनिंग की जरूरत है। ओड़ा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। वो सोच रहा था कि अब वो फाइनली असैसिन ट्रेनिंग करेगा। इसके बारे में उसने कई सारी किताबों में पढ़ा था। ओड़ा इस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन उसे ये चीज भी अच्छी तरह से पता है कि किसी भी दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। मतलब सेरेन उसकी मदद कर रहा है, इसके पीछे कुछ न कुछ कारण तो जरूर होगा। ओड़ा एक लड़की होता तो ये कारण
उसे पूछना नहीं पड़ता, लेकिन वो लड़का है, वो सेरेन को कुछ नहीं दे सकता और ये तो उसकी दुनिया भी नहीं है, उसे नहीं पता इधर क्या वैल्यूबल है। अभी इसीलिए वो सेरेन से खुद पूछता है कि बताओ आखिर वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। तो सेरेन कहने लगता है कि मुझे बस तुम्हारी दुनिया के बारे में जानना है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि वो दुनिया किस तरह की है, क्या तुम मुझे वहाँ के बारे में बताओगे। ओड़ा को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो कहता है कि बिल्कुल। तो फिर ये डील रही, वो दोनों वहाँ हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों का सीक्रेट सिर्फ उन दोनों तक रहेगा। अभी इस सीन के बाद सीधा कुछ हफ्ते बीत गए। हमें बताया जाता है कि सेरेन ने ओड़ा को इस दुनिया की हिस्ट्री के बारे में बताया, साथ ही ओड़ा को जानने को मिला कि इस वर्ल्ड में बीस्ट वगैरह भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि खुद का अलग किंगडम बनाकर रहते हैं, जिनसे शायद हम फ्यूचर में कभी मिले। अभी के लिए वो लाइब्रेरी पहुंचा तो उसे अचानक से एक अजीब सी किताब दिखी, वो बिल्कुल बाहर ही रखी हुई थी, जैसे कि वो किताब खुद चाहती थी कि ओड़ा जाकर उसे पढ़े। ओड़ा उस किताब के बारे में सेरेन से पूछता है तो सेरेन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें ये किताब मिल गई। असल में सेरेन ने खुद वो वहाँ रखी थी। जिससे ओड़ा उस किताब तक पहुंचे, उस किताब में राजा की बैक स्टोरी के बारे में लिखा है, मतलब राजा का जन्म कहाँ हुआ, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब नहीं बल्कि वो कारण जिनकी वजह से ओड़ा का सीक्रेट सेरेन अपने तक रख पाया। मतलब सेरेन को खुद भी ये राजा पसंद नहीं है, उसके हिसाब से ये राजा इस किंगडम के लिए सही नहीं है। ओड़ा को ये पॉलिटिक्स ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रही थी, इसलिए सेरेन थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में उसे समझाता है कि राजा के पास हर चीज का हक होता है, लेकिन उसे बस हक का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। वो बताता है कि राजा के पास पूरे किंगडम का जो पैसा है वो मैनिपुलेट करने की पावर होती है, लेकिन राजा जब खुद के फायदे के लिए उस पैसे को गलत तरह से इस्तेमाल करता है, जो कि भले ही देखने में सही लगे लेकिन सही दिखाने में भी बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है। इसलिए सेरेन नहीं चाहता कि इस तरह का राजा उनके किंगडम पर रूल करे। ओड़ा कहता है कि फिर तो मुझे जब पहला मौका मिला था तभी राजा को खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन सेरेन कहता है कि नहीं, तुमने उसे नहीं मारा, ये तुम्हारा सबसे सही फैसला था। तुम्हारे पास असैसिन का टाइटल है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी मार दोगे। तुम्हें अगर अपनी दुनिया में वापस लौटना है तो ये किलिंग नंबर्स को कम से कम रखना होगा। तुम इस तरह से किसी को भी जान से नहीं मार सकते, इसके बदले तुम्हें सजा भी मिल सकती है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि किंगडम में सिर्फ सेरेन ओड़ा को देख सकता है और सेरेन एंड ओड़ा की जो मेंटेलिटी है वो आपस में मिलती है, तो ओड़ा को सजा कौन देगा? तो इसका रीजन बस यही है कि दुनिया बहुत बड़ी है, वहाँ ओड़ा और सेरेन से ज्यादा ताकतवर भी लोग एग्जिस्ट करते होंगे और ये तो सिर्फ फर्स्ट एपिसोड है, इसमें हमें ज्यादा कुछ तो नहीं बताया गया, ये चीज हमें आगे ही पता चलेंगी। वैसे अगले दिन पूरा एक महीना बीत चुका था, अब समय आ चुका था कि सारे स्टूडेंट्स को डंजन की तरफ ले जाया जाए। उनकी जो ट्रेनिंग हुई है उसे टेस्ट करने के लिए रास्ते में सभी लोग उन स्टूडेंट्स को देखकर चीयर कर रहे थे, क्योंकि वो उन्हें देखकर बहुत खुश हैं। लेकिन इस बीच ओड़ा की नजर एक पतली सी गली में खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जिसने एक कपड़ा ओढ़ रखा था, मतलब एक हुडी पहन रखी थी, जिससे उसका चेहरा छुपा हुआ था। वो यहाँ इस तरफ बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट भरी नजरों से देख रही थी। ओड़ा ने उसे नोटिस कर लिया और साथ ही उसका चेहरा भी देख लिया। वो तुरंत ही उसके पीछे पहुंच जाता है और उसके सामने आकर कहने लगता है कि आखिर तुम उन्हें इस तरह से देख क्यों रही हो? उसने बिल्कुल ऐसा फेस बना रखा था जैसे कि तुमने बहुत पैसे देकर कुछ खरीदा हो, और आखिर में पता चला कि वो चीज तो टट्टी है, मतलब वो तुम्हारे किसी काम की नहीं। ओड़ा भी यही पूछ रहा था कि आखिर उसने इस तरह का फेस क्यों बना रखा है। तो वो लड़की जवाब देती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम सभी लोगों को यहाँ सम्मान करने के लिए किंगडम ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस दिया है? ओड़ा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, वो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मांगता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं, इस बारे में तुम खुद पता लगाओ, और वैसे भी ये हमारी आखिरी मुलाकात तो नहीं लगती। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई थी। वैसे वहाँ से सीन चेंज होकर उस डंजन पर आता है जहाँ सभी स्टूडेंट्स पहुँच चुके हैं। ओड़ा अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा क्योंकि वो उस लड़की से बात करने में बिजी हो गया था। इधर सेरेन भी उन लोगों के साथ है, लेकिन वो मदद नहीं कर रहा क्योंकि ये इन लोगों की ट्रेनिंग है। यहाँ इस डंजन के अंदर आने के बाद इनकी मुलाकात कई सारे ऑर्क से होती है, जो कि मॉन्स्टर्स ही होते हैं। ये ताकतवर होते हैं, इन्हें हराना इतना आसान नहीं, लेकिन इन लोगों की महीने भर से प्रैक्टिस चल रही है, इसलिए इन्हें लड़ना आ चुका है। ये वहाँ कई सारे ऑर्क मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। वो फाइट बहुत देर तक चलती है। सेरेन उन सभी से इम्प्रेस था। वैसे सुकासा नोटिस करता है कि अब सभी स्टूडेंट्स थकने लगे हैं, उसके हिसाब से अब वापस लौटने का समय आ चुका है। ये डंजन बहुत बड़ा है, इसे एक दिन में क्लियर
नहीं किया जा सकता और यहाँ लड़ते रहना तो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। किसी को भी चोट नहीं लगी है, बस वो थक चुके हैं, इसलिए अभी लौट जाना ही समझदारी होगी। सुकासा की ये बात बिल्कुल सही थी, वो एक अच्छा लीडर है। सभी उसकी बात मानकर वापस एग्जिट की तरफ दौड़ने लगे थे। सुकासा सबसे पीछे था, जिससे कि कोई और मॉन्स्टर उन पर हमला करे तो वो उसे रोक सके। लेकिन इन लोगों की किस्मत थोड़ी खराब थी, क्योंकि जब ये लोग आगे बढ़े तो पीछे दूसरे रास्तों से कुछ और मॉन्स्टर्स ने आकर उनका एग्जिट डोर घेर लिया। इसका मतलब अब न चाहते हुए भी इन्हें उन और मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। खैर सुकासा के पास डिवाइन स्वॉर्ड की पावर थी, जिसे उसने इस्तेमाल किया, लेकिन इतना काफी नहीं था उन सभी और मॉन्स्टर्स को हराने के लिए। पर तभी उसे याद आया कि प्रिंसेस ने यहाँ आते वक्त उसे एक खास बॉल दी थी, जो कि एक स्मोक बॉम्ब की तरह है। वो इसका इस्तेमाल करके अपनी जान बचा सकते हैं। अभी सुकासा ने तुरंत ही वो बॉल वही जमीन पर फेंक कर ब्लास्ट कर दी। उसके ब्लास्ट होते ही वहाँ स्मोक फैल चुका था, लेकिन न जाने वो स्मोक किस तरह का था कि अचानक उसकी वजह से वो सारे ऑर्क इवॉल्व होना शुरू हो गए। वो अब मैनी टर्स बन चुके थे, मतलब उनका पावर लेवल इंक्रीज हो चुका है। वो अब और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। यहाँ बाकियों से खतरा नहीं था, उनका जो मेन ऑर्क मॉन्स्टर था वो ज्यादा पावरफुल लग रहा है। उससे लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। खैर फिर भी सुकासा आगे बढ़ा और एक लीडर की तरह उसने उससे फाइट की, लेकिन उस ऑर्क मॉन्स्टर पर हमला करते ही उसकी तलवार टूट गई, क्योंकि उस मॉन्स्टर की बॉडी मैन ईटर बनने के बाद बहुत ही ज्यादा हार्ड हो चुकी थी। अभी सुकासा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो सोचने लगा कि जब वो एक मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहा तो आखिर में यहाँ एक वॉरियर का टाइटल कैसे संभालेगा और इस किंगडम को कैसे बचाएगा। वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो चुका था, जिसका फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर अभी उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन इतने में ही ओड़ा ने वहाँ आकर सुकासा को बचा लिया। अभी ओड़ा भी सुकासा की ये हालत देखकर हैरान था। ओड़ा जानता है कि जब किसी को खुद से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हों और वो वैसा ना बन पाए तो वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन सुकासा जैसा मॉनिटर आदमी, जो कि इतना पॉजिटिव इंसान है, वो अपने आप ही एक हार के बाद इस तरह के डिप्रेशन में नहीं जा सकता। वो तुरंत ही एक इंचांटर से, मतलब उसके ही क्लास के एक दूसरे स्टूडेंट से, जिसे इंचांटर क्लास मिली थी, उसे एक नेगेटिव स्पेल कास्ट करने का कहता है। इस तरह के स्पेल किसी दूसरे स्पेल को तोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। जब उस लड़के ने उस स्पेल को सुकासा के ऊपर इस्तेमाल किया तो अचानक से सुकासा के सर से कुछ डार्क मैजिक टाइप की चीज इवोपरेट होकर हट गई। ओड़ा समझ चुका था कि किसी ने जानबूझकर इस तरह के स्पेल का इस्तेमाल किया था सुकासा पर इसका कारण क्या है ये चीज तो ओड़ा को खुद भी नहीं पता। मतलब आखिर कोई अपने किंगडम के प्रोटेक्टर की जान क्यों लेना चाहेगा। खैर फिर भी ओड़ा को किसी पर शक हो चुका है और वो शक सही है या नहीं ये चीज ओड़ा बाद में पता लगाएगा। अभी के लिए मेन बात है कि उस ऑर्क मॉन्स्टर को हराना। ओड़ा ने यहाँ उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ओड़ा के अटैक्स भी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि उस मैनिटर को खत्म कर पाए। ओड़ा के अटैक से वो डैमेज जरूर हो चुका था, लेकिन मरा नहीं था। ओड़ा यहाँ सेरेन के पास आकर कहता है कि मुझे अब अपनी वो नई टेक्निक ट्राई करनी होगी जो तुमने मुझे सिखाई थी। ओड़ा अभी सभी के सामने था। सभी को ओड़ा के बारे में पता है कि वो उनके क्लास का स्टूडेंट है, लेकिन पावर लेवल और क्लास वगैरह के बारे में किसी को नहीं पता। और अभी इस तरह के खतरे में उन्हें ये चीज दिमाग में आई भी नहीं। वैसे ओड़ा भी वहाँ सीधा आगे आकर अपनी वही सीक्रेट नई टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ कई सारे शैडो टेंटिकल्स जमीन से निकलने लगते हैं। वो टेंटिकल्स अभी उस मैनिटर को पकड़कर जमीन में खींचते जा रहे थे। जमीन में कोई गड्ढा नहीं है, लेकिन वो बस एक शैडो थी जो कि किसी ब्लैक होल की तरह उस मैनिटर को खींचते जा रही है। आखिर में बस उसका सर बचा था और धीरे धीरे वो भी जमीन में जाने लगा। लेकिन ये इतनी खतरनाक टेक्निक थी कि ओड़ा का भी इस पर पूरी तरह से कंट्रोल अभी नहीं आ पाया है। वो शैडो टेंटिकल्स और ज्यादा मात्रा में बाहर निकलकर फैलने लगे थे। ओड़ा भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन सेरेन ने आगे आकर ओड़ा को संभाला, जिसके बाद ओड़ा फाइनली थोड़ा शांत हो पाया और उसने अपने अटैक को रोक लिया। ओड़ा सेरेन को शुक्रिया कह रहा था, पर अभी के लिए समय था यहाँ से वापस लौटने का। शाम के समय हम देखते हैं कि ओड़ा और सेरेन जब फिर से मिले तो ओड़ा ने फिर से सेरेन को शुक्रिया कहा, क्योंकि उसी की वजह से ओड़ा इतनी खतरनाक टेक्निक को वहाँ रोक पाया था। अगर वो उसे नहीं रोक पाता तो शायद वो टेक्निक उसके क्लासमेट्स को भी तकलीफ पहुंचा सकती थी। मतलब ओड़ा ये चीज समझ चुका है कि उसे इस तरह की टेक्निक को बहुत संभल कर यूज करना होगा। वैसे तभी सेरेन कहने लगता है कि शुक्रिया तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, क्योंकि तुमने वहाँ आकर तुम्हारे दोस्तों को बचा लिया। अगर तुम वहाँ नहीं आते तो मेरे लिए भी वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, क्योंकि वहाँ वैसे भी बहुत सारे ऑर्क थे। अगर ज्यादा देर तक फाइट चलती तो वहाँ और ऑर्क आ जाते और फिर शायद मैं अकेला
अकेला उन्हें नहीं संभाल पाता। वैसे सेरेन कहने लगा था कि अब ये थैंक यू वगैरह बहुत हुआ, मेरे पास एक चीज है तुम्हें देने के लिए। इतना कहते हुए उसने एक कटाना निकाली और कहने लगा कि ये कटाना इस वर्ल्ड में समन किए गए पहले वॉरियर की कटाना है और ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ओड़ा कहने लगता है कि आखिर ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? वॉरियर टाइटल के हिसाब से तो ये सुकासा को मिलनी चाहिए। जिस पर सेरेन कहता है कि नहीं, उसे ऑलरेडी होली स्वॉर्ड दे दी गई है और अगर इस तरह की तलवार मैंने उसे दी और किंग ने ये चीज देख ली तो शायद सुकासा को सजा मिले, क्योंकि इस तलवार को मैंने किंगडम आर्मरी से चोरी किया था। वैसे उसे कटाना कहते हैं, पर अगर मेरे मुंह से तलवार निकल जाए तो मुझे माफ कर देना। अभी के लिए ओड़ा खुशी खुशी उसे अपने पास रख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस अपने कमरे में एक बड़े से क्रिस्टल को लेकर कुछ इंचांटमेंट कर रही थी। ये डार्क क्रिस्टल है जिससे डार्क मैजिक किया जाता है। इससे किसी को भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये क्रिस्टल सिर्फ एक ही पर्सन को कंट्रोल करने के काम आता है। ये जो क्रिस्टल था ये सुकासा का क्रिस्टल था। जब प्रिंसेस ने सुकासा पर कंट्रोल बनाने की कोशिश की तभी ओड़ा ने वहाँ वो इंचांटमेंट स्पेल को हटवा दिया, जिस वजह से प्रिंसेस कामयाब नहीं हो पाई। अभी वो फिर से वही कोशिश कर रही है, लेकिन इतने में ही अचानक से ओड़ा वहाँ आकर अपनी उस नई कटाना से उस क्रिस्टल को बीच में से काट देता है और तुरंत ही उस कटाना को प्रिंसेस की गर्दन पर लाकर रख देता है और पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या करने की कोशिश कर रही है। जिस पर प्रिंसेस बताती है कि वो सुकासा को कंट्रोल करना चाहती थी। हालांकि ओड़ा जो भी उसे से सवाल कर रहा था उनके सीधे जवाब उसे मिल रहे थे। इस बीच ओड़ा ने ये चीज नोटिस की कि प्रिंसेस की आंखों में कोई रोशनी नहीं है, मतलब हर जिंदा इंसान की आंखें अलग ही चमकती हैं और देखकर कहा जा सकता है कि उसमें जिंदगी है, लेकिन प्रिंसेस के साथ ऐसा नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल किसी पपेट की तरह हो चुकी थी, मतलब वो खुद किसी और के कंट्रोल में है। ओड़ा उसे नहीं मार सकता क्योंकि शायद वो पहले ही मर चुकी है। ओड़ा चुपचाप वहाँ से चला गया, लेकिन ये शायद बहुत बड़ा गलत फैसला था क्योंकि उसके जाते ही प्रिंसेस ने एक अलमारी खोली जहाँ बहुत सारे डार्क मैजिक वाले क्रिस्टल रखे हुए हैं और ये क्रिस्टल है ओड़ा के बाकी सारे क्लासमेट्स के। अब वो इन पर कंट्रोल बनाने की कोशिश करेगी। खैर ओड़ा वहाँ सेरेन के पास पहुंच चुका था। वो उसे वो क्रिस्टल दिखाते हुए कहता है कि ये उसे प्रिंसेस के कमरे से मिला। सेरेन तुरंत ही पूछता है कि क्या तुमने इस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करते वक्त खुद की अपीयरेंस को हाइड किया था? जिस पर ओड़ा कहता है कि नहीं, प्रिंसेस से सच जानने के लिए मैंने खुद को प्रिंसेस के सामने शो कर दिया। सेरेन कहता है कि ये तुमने ठीक नहीं किया, अब इससे तुम थोड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। लेकिन ओड़ा के हिसाब से अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसने सही किया है। सेरेन कहता है कि हाँ तुमने सही तो किया है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक क्रिस्टल है और प्रिंसेस अभी तुम्हारे बाकी सारे दोस्तों के क्रिस्टल को पावर देना शुरू कर चुकी होगी। सेरेन बताता है कि प्रिंसेस पूरी तरह से किंग के कंट्रोल में है और सेरेन को हमेशा से लगता था कि किंग ने इन डार्क मैजिक वाले क्रिस्टल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया होगा, लेकिन शायद ये सच नहीं है। उसके पास अभी भी इस तरह के बहुत से क्रिस्टल पड़े हैं। ओड़ा इस बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहता था, लेकिन सेरेन कहता है कि आज के लिए तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम जाकर आराम करो, लेकिन ध्यान रखना कि इस कासल में कहीं भी मत रहना वरना गार्ड्स तुम्हें ढूंढ लेंगे। प्रिंसेस ये बात किंग को बताने ही वाली होगी कि उनके किंगडम में कोई असैसिन है और फिर पूरी रात गार्ड्स तुम्हें ढूंढेंगे, तुम यहाँ सो भी नहीं पाओगे। ओड़ा उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, पर सेरेन कहता है कि कोई बात नहीं, यहाँ की कंडीशन को मैं हैंडल कर लूंगा। जो सुनकर ओड़ा उसे शुक्रिया कहता है, पर सेरेन कहता है कि नहीं, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो जब तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का तरीका मिल जाए तो मुझे भी अपने साथ ले चलना। ओड़ा ने कहा कि बिल्कुल, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। अब इस मोमेंट पर मैं इतनी दुनियादारी देख चुका हूँ कि ये चीज मैं 90% श्योर होकर कह रहा हूँ कि आने वाले एपिसोड्स में या फिर आने वाले सीजन्स में सेरेन को मार दिया जाएगा। मतलब वो मेन कैरेक्टर थोड़ी है, उसका ड्रीम पूरा कैसे हो सकता है। खैर ओड़ा तो वहाँ से चला गया था। वो बाहर ही एक पेड़ पर गायब होकर सो जाता है। सुबह के टाइम जब थोड़ा शोर होता है तो उसकी आंख खुलती है। वो उड़ते ही वहाँ से शोर की तरफ बढ़ चुका था। उधर उसके क्लासमेट्स थे जो कि आपस में कुछ बात कर रहे थे। ओड़ा अभी अपना वो गायब होने वाला मैजिक हटा चुका था, इसलिए सभी उसे देख सकते थे। वहाँ पहुँचते ही अचानक से उसकी नजर नीचे पड़ी बॉडी पर पड़ी
जो कि सेरिन की थी और उसकी चेस्ट में एक डैगर था। सेरिन सांस नहीं ले रहा था, मतलब वो मारा गया। वैसे तो मैं कसम नहीं खाता, लेकिन सच में मैंने ये सीन नहीं देखा था। ये चीज मैंने पहले ही कह दी थी कि सेरिन शायद मारा जाएगा और उन्होंने उसे 1 मिनट के अंदर ही मार दिया। अभी ओड़ा को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पूछ रहा था कि आखिर ये किसने किया, तो उसके सभी दोस्त उसी की तरफ देख रहे थे। वो कहते हैं कि ये काम तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। सेरिन की चेस्ट पर जो डैगर है वो भी तुम्हारा ही है, लेकिन ओड़ा का डैगर वहाँ डंजन के अंदर लड़ते वक्त टूट गया था और ये चीज सभी ने देखी थी, लेकिन फिर भी कोई ये बात नहीं बोल रहा। ओड़ा समझ चुका था कि प्रिंसेस ने डार्क मैजिक क्रिस्टल का यूज सभी पर कर लिया है, मतलब सभी के सभी अब प्रिंसेस के कंट्रोल में है। सिर्फ सुकासा ही था जो कि ओड़ा की तरफ से बोल रहा था, लेकिन उसकी कितनी ही चलती। बाकी सारे क्लासमेट्स ओड़ा के खिलाफ थे। अचानक से ही वहाँ किंग की एंट्री हुई, जिन्होंने आते ही ओड़ा को सजा सुना दी। वो सभी गार्ड से कहते हैं कि सेरिन की जान लेने के जुर्म में इस लड़के को खत्म कर दो। अभी वहाँ प्रिंसेस भी थी। ओड़ा की नजर प्रिंसेस पर पड़ती है, जिसके चेहरे पर एक स्माइल थी। ओड़ा समझ चुका था कि ये पूरी तरह से एक सेटअप है जो कि उसे फंसाने के लिए क्रिएट किया गया है। ओड़ा तुरंत ही अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर वहाँ से गायब हो जाता है। किंग को भी वो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि पूरा किंगडम छान मारो और पता करो कि आखिर वो लड़का गया कहाँ। हालांकि ओड़ा अभी वहीं खड़ा हुआ था। उसे सेरिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था, लेकिन सेरिन के बाद किसी पर भरोसा किया जा सकता है तो वो है सेरिन का असिस्टेंट जॉय। इसलिए ओड़ा तुरंत जॉय के पास आकर धीरे से उससे पूछता है कि आखिर इस सब के पीछे कौन है। मतलब नॉर्मली उसे पता है कि ये काम किंग का है, लेकिन किंग खुद तो सेरिन को खत्म नहीं कर सकता ना। तो यहाँ जॉय से उसे पता चलता है कि किंग के पास खुद के कुछ पर्सनल असैसिन भी हैं जो कि सीक्रेटली उसके काम करते हैं और उन्हीं असैसिन ने सेरिन की सीक्रेटली जान ली है, वरना नॉर्मल आमने सामने की लड़ाई में वो सेरिन को कभी नहीं हरा पाते। वैसे जॉय ओड़ा को बताता है कि सेरिन को उससे बहुत उम्मीद थी और सेरिन ये बात भी जानता था कि शायद उस पर जल्दी हमला होगा और शायद वो हमला सरवाइव ना कर पाए, इसलिए उसने ऑलरेडी कुछ चीजें जमा कर रखी है जो कि वो चाहता है कि ओड़ा को समय पर मिल जाए। ओड़ा उस जगह पहुंचता है और एक बैग लेकर वहां से चल देता है। ये बैग सेरिन ने ही उसके लिए छोड़ा था, जिसमें खाने की कुछ चीजें और साथ ही कुछ दूसरी चीजें थीं। अभी ओड़ा याद कर रहा था कि सेरिन ने उसे ये चीज सिखाई थी कि अगर ओड़ा को कभी भी छुपने की जरूरत पड़े तो वो हमेशा एक डंजन को छुपने के लिए चुने, क्योंकि किसी भी एक आदमी को ढूंढने के लिए एक आर्मी किसी डंजन को क्लियर करते नहीं फिरेगी। ओड़ा के पास गायब होने की स्किल है, इसलिए वो एक डंजन में ही छिपकर रह सकता है और ये शायद सबसे अच्छा फैसला होगा। और ओड़ा को भी ये बात सही लगी थी, इसलिए वो उस डंजन में पहुंच गया जहां वो पहले आ चुका था। हालांकि अभी ओड़ा कुछ आगे के फ्लोर्स पर पहुंच चुका था, वहां के फ्लोर्स पर खतरा ज्यादा है, इसलिए ओड़ा ने खुद को इनविजिबल कर लिया। साथ ही साथ सेरिन की ट्रेनिंग की वजह से उसकी पावर और ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस वजह से वो अपने फुट स्टेप भी हाइड कर सकता है और साथ ही साथ उसकी प्रेजेंस भी बहुत मुश्किल से डिटेक्ट होगी। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो सेरिन ओड़ा को देख सकता था क्योंकि उसके पास स्पेशल आइज थी, इसलिए सेरिन ने ओड़ा को इस तरह से ट्रेन किया कि उसके लिए भी ओड़ा को देख पाना मुश्किल हो जाए। इसका मतलब उसे भी ओड़ा पर सच में बहुत ही ज्यादा भरोसा था। खैर अभी उसी तरह की स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ओड़ा डंजन में आगे बढ़ रहा था। अचानक ही उस पर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। ये स्नेक टाइप मॉन्स्टर था जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीला था। ओड़ा उसके हमलों से बचता है और उस पर कुछ नॉर्मल फिजिकल अटैक्स करने की कोशिश करता है जो कि उस मॉन्स्टर पर काम नहीं आ रहे थे। तो हारकर ओड़ा को फाइनली अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ा, जिस अटैक ने एक ही बार में उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। लेकिन इसके बाद ओड़ा बेहोश हो चुका था। इसका कारण ये है कि शैडो मैजिक जैसे खतरनाक पावर को इस्तेमाल कर कर बॉडी की पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। इस चीज में यूजर अपनी जान भी गवा सकता है, लेकिन ओड़ा मेन कैरेक्टर है, वो इतनी आसानी से कैसे मरने वाला था। अचानक ही हीलिंग पावर एक्टिवेट हुई और अपने आप ही उसे हील करना शुरू कर दिया। खैर ओड़ा अभी बेहोश है, इसलिए सीन वहाँ से चेंज होकर किंग पर आ गया। हमें बताया जाता है कि किंग ने अपने असैसिन से सेरिन को खत्म करवाया और साथ ही प्रिंसेस ने क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए बाकी स्टूडेंट्स को भी कंट्रोल कर लिया है। ये चीज अभी प्रिंसेस किंग को बता रही थी। किंग कह रहा था कि फिर हमें अब अपने अगले मिशन को शुरू करना चाहिए। वो मिशन था उनके पास के ही एक दूसरे किंगडम पर हमला करने का, जिस पर हमला करने के लिए वो इन स्टूडेंट्स की मदद लेगा, क्योंकि इनके पास है बहुत ज्यादा पावर और ये एब नॉर्मल पावर है जो कि नॉर्मली किसी आदमी के पास नहीं रहती। मतलब उनके जो गार्ड्स हैं वो इस तरह का मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए मैजिकल आर्मी का होना
जीतने के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वैसे उसी दौरान सीन चेंज होकर यहाँ सुकासा पर आया। वो अभी सोच रहा था कि ओडा यहाँ से जा चुका है या फिर उसे भी ये नहीं पता कि ओडा कहाँ है, लेकिन सेरेन ये चीज उसे मरने से पहले ही बता चुका था कि सभी पर खास डार्क मैजिक वाले क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे वो खुद पर से कंट्रोल खो देंगे और शायद वो फिर सुकासा की भी बात सुनना बंद कर दे। सुकासा को ये चीज पहले से पता थी, लेकिन अभी के लिए सही यही होगा कि वो यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकले। वो सभी से कहता है कि ट्रेनिंग के लिए हमें फिर से जंगल की तरफ जाना चाहिए। उनकी नॉर्मल ट्रेनिंग वही उसी जगह पर चलती थी, सेरेन और जॉय के साथ। लेकिन सेरेन अब नहीं रहा, वो नाइट कमांडर था और इतनी बड़ी पोजीशन इजीली किसी और को नहीं दी जा सकती। इसका मतलब उनके लिए अभी एक अच्छा ट्रेनर नहीं है, इसलिए वो ये बहाना बनाकर जा सकते हैं कि वो ट्रेनिंग करने जा रहे हैं और ट्रेनिंग के लिए जंगल एक अच्छी जगह रहेगी। भले ही पहले वो डंजन गए थे, लेकिन इस बार वो जंगल जा रहे हैं। अभी जब सुकासा ने ये बात सभी से की तो सभी ने मना कर दिया, क्योंकि वो तो कंट्रोल में है। वो बिना प्रिंसेस या किंग की मर्जी के कोई डिसीजन नहीं लेने वाले। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने हाँ कर दी और वो सुकासा के साथ चलने को तैयार हो गए। सीन यहाँ से बाहर आता है जहाँ सुकासा और वे सारे स्टूडेंट पहुंच चुके थे, जो कि सुकासा के साथ जंगल जाने के लिए तैयार है। सुकासा बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने सेरिन से सुना था कि उसके अलावा सारे स्टूडेंट्स प्रिंसेस के कंट्रोल में है। फिर आखिर ये सब यहाँ कैसे आ गए? आपकी तरह मेरा भी यहाँ दिमाग चला और मैंने सोचा कि शायद प्रिंसेस ने इन्हें जानबूझकर भेजा होगा, जिससे कि वो सुकासा पर भी नजर रख सकें, क्योंकि सुकासा को अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका एक अलग रीजन भी है। अभी दूर से सेरिन का असिस्टेंट जॉय उन्हें देख रहा था। हमें यहाँ पता चलता है कि जॉय ने उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट्स जिसका नाम आसमा है, उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर रात के समय कुछ क्रिस्टल डिस्ट्रॉय कर दिए। मतलब उसने क्रिस्टल जितने वो डिस्ट्रॉय कर सकता था वो वहाँ डिस्ट्रॉय कर आया, जिस कारण इतने स्टूडेंट सब प्रिंसेस के कंट्रोल में आने से बच गए। असीमा भी अभी वहाँ सभी को यही बात बता रहा था कि उसने रात को कुछ क्रिस्टल डिस्ट्रॉय किए थे, पर उसे नहीं पता कि उसने वो क्यों तोड़ दिए। सब कुछ अपने आप ही हुआ। अब कारण जो भी हो, ये लोग खुश थे कि ये प्रिंसेस के कंट्रोल में नहीं आए। अभी वो लोग वहाँ से जंगल की तरफ आगे बढ़ गए, लेकिन आसमा के मन में यही बात चल रही थी कि ओडा जहाँ कहीं भी हो सेफ हो, क्योंकि भले ही ये लोग क्लास में बात नहीं करते थे, लेकिन इनकी पहले कई बार मुलाकात हो चुकी है और एक तरह से ये दोस्त बन चुके थे। लड़कों को दोस्ती करने के लिए ज्यादा रीजंस की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार जब आसमा ट्यूशन से वापस घर की तरफ लौट रहा था, तब रास्ते में उसे ओडा दिखा, जो कि एक एक्सट्रैक्शन साइट पर काम कर रहा था। जब ओडा ने आसमा को वहाँ देखा तो उससे कहा कि वो ये बात ओडा की छोटी बहन को ना बताए कि वो यहाँ काम कर रहा है। ओडा के घर की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, इस वजह से वो यहाँ काम करता था, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसकी छोटी बहन को ये बात पता चले और वो फालतू में ओडा की चिंता करे। आसमा ने प्रॉमिस किया कि वो ये बात उसकी छोटी बहन को नहीं बताएगा और बाद में उसने कभी ये बात सच में बताई भी नहीं। वैसे ओडा ने आसमा को मना इसलिए किया क्योंकि आसमा की भी एक छोटी बहन है और ओडा की छोटी बहन और आसमा की छोटी बहन बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो आपस में मिलती रहती, इसलिए आसमा कभी ना कभी बता सकता था। खैर उसने नहीं बताई। अभी के लिए सीन यहाँ से चेंज होकर ओडा पर आ गया, जो कि फिर से जाग चुका था। वो तुरंत ही अपने स्टेटस बार को ओपन करता है और देखता है कि उसका लेवल पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। ये चीज मैंने अभी नोटिस की। अब वो 46 लेवल पर पहुंच चुका है। वहाँ पर उसके जो पॉइंट्स थे वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। साथ ही साथ उसने नोटिस किया कि उसकी जो HP थी, मतलब जो हेल्थ पॉइंट्स थे, वो भी मैक्स हो गए हैं। मैक्स ऐसा नहीं कि वो फ्यूचर में नहीं बढ़ेंगे, वो बढ़ सकते हैं, लेकिन जितनी लिमिट थी वो फुल हो गई है। जबकि उसने अभी अभी इतने खतरनाक अटैक्स झेले हैं जिसके बाद लगभग वो मरने की हालत पर था। उसके HP पॉइंट्स आधे से भी कम होने चाहिए थे, पर वो अपने आप ही इतनी जल्दी हील हो गए। साथ ही साथ उसका जो शैडो मैजिक था वो भी लेवल 3 पर पहुंच चुका है, जबकि उसने अभी सिर्फ 2 बार इसका इस्तेमाल किया है। ओडा को ये सब चीजें ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आती और अब तो सेरिन भी नहीं है उसे डिटेल में ये सारी बातें समझाने के लिए। उसे सेरिन की थोड़ी याद आ रही थी, लेकिन इतने में ही एक स्लाइम मॉन्स्टर ने वहां आकर उस पर हमला कर दिया। ओडा तुरंत ही अपनी कटाना को लेकर हमला करता है और स्लाइम मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है। स्लाइम मॉन्स्टर जैसे ही मारा गया तो अचानक ही उसके पेट के अंदर से एक एल्फ गर्ल आकर वहां नीचे गिर गई। वो बेहोश थी और पूरी तरह से स्लाइम में कवर थी। ओडा उसे देखता है और फैसला करता है कि अब समय आ चुका है वो चीज ट्राई करने का, जो कि वो पहले कभी नहीं कर पाया। मेरी सोच गंदी नहीं, सोच तुम्हारी गंदी है। ओडा अभी एक नई टेक्निक की बात कर रहा था, जो कि उसे हाल ही में मिली है। इस टेक्निक को यूज करते ही ओडा को उस एल्फ गर्ल की सारी पिछली मेमोरीज दिखने लगी थी, लेकिन वो इतनी सारी नॉलेज थी कि ओडा उसे प्रोसेस नहीं कर पाया और ओडा का सर फटने लगा। इसलिए ओडा ने तुरंत ही ये टेक्निक यूज करना बंद कर दी। अभी वो टेक्निक के लिए तैयार नहीं है। वैसे वो उस लड़की
को वहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ और भी मॉन्स्टर्स हैं जो कि आकर उस पर हमला कर देंगे। ओडा ने उसे उठा लिया और अपने साथ 69 फ्लोर पर ले आया। वहाँ पहुंचकर कुछ देर में उस एल्फ गर्ल को होश आ जाता है। उसका नाम इमिलिया है। अभी वो हैरान थी कि आखिर वो यहाँ कर क्या रही है। ओडा उसे 69 फ्लोर से आगे भी लेकर जा सकता था, लेकिन वो आगे लेकर इसलिए नहीं गया क्योंकि इस फ्लोर पर वाटर सोर्स है, मतलब यहाँ पीने का पानी है, इसलिए ये जगह रुकने के लिए सबसे सही थी। अभी ओडा के पास कुछ खाने की चीजें थी जो कि सेरेन ने पैक की थी। वो उन खाने की चीजों को इमिलिया को देता है। इमिलिया बहुत भूखी थी, इसलिए वो उन्हें खा लेती है। बाद में ओडा वहाँ से चला जाता है और आगे के फ्लोर्स क्लियर करने लगता है, जिससे उसका लेवल इंक्रीज हो सके और पावर भी बढ़ सके। अभी इमिलिया उसका पीछा कर रही थी। ओडा कहने लगता है कि वो उसके पीछे क्यों आ रही है, तो इसका इमिलिया जवाब देती है कि उसका गोल था इस डंजन को क्लियर करने का, जिसे वो पूरा कर ही जाएगी। लेकिन वो कोई गोल पूरा नहीं कर रही, वो बस पीछा कर रही है ओडा का। सारे मॉन्स्टर्स तो ओडा मार रहा है। खैर ऐसा मुझे लग रहा था। कुछ देर में गलत साबित हुआ। जब ओडा अगले फ्लोर पर पहुंचा तो वहाँ उसका सामना एक ड्रैगन से हो गया, जिस पर इमिलिया पहले हमला कर दिया, जिससे ओडा को समय मिल सके अपना अटैक तैयार कर अटैक करने का। ओडा वैसे तो अभी अपनी गायब होने वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वो ड्रैगन उसे ना देख पाए, लेकिन ड्रैगन ने उसे नोटिस कर लिया और उस पर हमला कर उसके हमले को रोक दिया। अभी ओडा ये चीज समझ नहीं पा रहा था, पर इमिलिया जवाब देती है कि शायद उस ड्रैगन ने तुम्हारी माना प्रेजेंस को नोटिस कर लिया। माना का मतलब एनर्जी होता है। ओडा की जो एनर्जी है वो ड्रैगन ने नोटिस कर ली थी और उसी चीज की वजह से वो ओडा की लोकेशन का पता लगा पाया। इमिलिया के हिसाब से ओडा को अपनी माना को हर तरफ फैला देना चाहिए, मतलब एटमॉस्फेयर में जो एनर्जी फैली हुई है, अगर ओडा की एनर्जी उसमें मिल जाए तो उसकी प्रेजेंस को नोटिस कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि ओडा को ये चीज नहीं पता कि ये चीज कैसे की जाती है, पर फिर भी ओडा अपनी तरफ से अपना दिमाग लगाकर अलग तरह का हमला करते हुए उस ड्रैगन को खत्म कर देता है। इमिलिया ये चीज देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि ओडा का अटैक सच में खतरनाक था। वो ड्रैगन वहाँ जमीन पर गिर पड़ा, इसलिए वो ओडा से पूछती है कि आखिर ये किस तरह का अटैक था। ओडा बताता है कि मुझे अपनी माना को, मतलब अपनी एनर्जी को एटमॉस्फेयर में घोलने नहीं आता, लेकिन एटमॉस्फेयर की एनर्जी को खींचने आता है। उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर एक सिंगल अटैक में लगा दी, जिस अटैक ने उस ड्रैगन को खत्म कर दिया। इमिलिया ये सुनकर बहुत इम्प्रेस थी। वैसे उसी दौरान अचानक से उस ड्रैगन की बॉडी ग्लो करने लगती। जैसे ही ड्रैगन का ग्लो करना कम हुआ तो हमें पता चलता है कि जो ड्रैगन था वो अब एक अजीब सी बिल्ली में बदल चुका है, जो अभी मस्त नींद में है। एल्फ गर्ल उसे अपने वर्ल्ड आइस स्किल से देखती है। ये वही टेक्निक है जो जब ओडा ने एल्फ गर्ल को बचाया था तब उसे मिली थी। हालांकि उसको अभी ये यूज करना नहीं आता, पर एल्फ गर्ल यूज करना जानती है। अभी उसे पता चलता है कि उस बिल्ली के पास शेप शिफ्टर नाम की स्किल है, यानी वो असली ड्रैगन नहीं थी, बस उसने अपना रूप बदला था। एल्फ गर्ल बताती है कि असली ड्रैगन को हराना इतना आसान नहीं होता। अब वो दोनों सोचने लगे थे कि ये बिल्ली सो क्यों रही है, तो असल में वो बहुत कमजोर हो चुकी है, इसलिए बस अपनी पावर्स को रिकवर कर रही है। ओडा उस एल्फ गर्ल से पूछता है कि ये कैसा क्रिएचर है, तो वो बताती है कि इसका नाम ब्लैक कैट है। जब वो ओडा से कहती है कि वो खुद अपने वर्ल्ड आइस स्किल से क्यों नहीं देखता, तो ओडा कहता है कि वो अभी उस स्किल को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन जल्द ही सीख जाएगा। तभी वो ब्लैक कैट अचानक से जाग जाती है और हैरानी की बात यह है कि वो इंसानों की तरह बोलने लगी थी। वैसे वो गुस्से में है क्योंकि दो मामूली से एडवेंचर से हार गई। फिर वो बताती है कि उसने ड्रैगन का रूप क्यों लिया था। दरअसल वो डंजन में अकेली बोर हो गई थी, इसलिए उसने ड्रैगन बनकर दूसरों को डराने का सोचा। ओडा को यकीन नहीं होता कि एक बिल्ली बोल भी सकती है, लेकिन बिल्ली बताती है कि वो एक इंटेलिजेंट बीस्ट है जिसे डीमन लॉर्ड ने क्रिएट किया था। वो बताती है कि उसके पास ओडा के लिए एक मैसेज है। डीमन लॉर्ड ने ओडा को डीमन किंगडम में बुलाया है। अभी ओडा को समझ नहीं आता कि डीमन लॉर्ड उसे क्यों बुला रहा है और उसे उसके बारे में कैसे पता चला, जिस पर बिल्ली कहती है कि उसे बस मैसेज देना था और अब वो चाहती है कि ओडा उसे मार दे, लेकिन ओडा मना कर देता है। वो कहता है कि उसने अभी तक डीमंस को अपना दुश्मन नहीं माना है, क्योंकि इस दुनिया में उसे इंसान ज्यादा बुरे लगते हैं। लेकिन अब एक दिक्कत है, जब तक बॉस नहीं मरेगा तब तक कमरा खुल नहीं पाएगा। तभी एल्फ गर्ल को एक आइडिया आता है। वो कहती है अगर ओडा उस बिल्ली को अपना फैमिलियर बना ले तो बॉस की पहचान खत्म हो जाएगी और दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। बिल्ली बताती है कि इसके लिए बहुत अच्छा एनर्जी कंट्रोल चाहिए, लेकिन ओडा तो मेन कैरेक्टर है। वो ट्राई करता है। वो बिल्ली का नाम नाइट रखता है और अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर करता है। इससे वो नाइट के दिमाग में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि नाइट ने एक पूरा गांव जला दिया है। ओडा उससे लड़ता है, लेकिन उसे मारने के बजाय खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और कहता है अगर तुम मेरा कंट्रोल एक्सेप्ट कर लो तो तुम्हें अब बुरे काम नहीं करने पड़ेंगे। ये सुनकर नाइट मान जाता है, क्योंकि वो भी अब अच्छा बनना चाहता है। इसके बाद सब कुछ क्लियर हो गया था और कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो गया था।
ओड़ा और नाइट की बॉडी पर एक जैसे निशान बन जाते हैं जो बस उनके बॉन्ड को शो करते हैं। अब नाइट ओड़ा का साथी बन चुका है, इसलिए वो उसके सबर में उसका साथ देने की कसम खाता है। एल्फ गर्ल भी अपना नाम बताती है कि उसका नाम एमेलिया है। अब ये तीनों दोस्त बन चुके थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद कमरे में एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बनता है और वे आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ सुकासा और बाकी उसके क्लासमेट्स यामाटो नाम की जगह पर पहुंच चुके थे, जो पुराने जापान जैसी दिखती है। पता चलता है कि इस शहर को पहले हीरो ने बनाया था, मतलब उस वॉरियर ने जिसे सबसे पहले चुना गया था। वो लोग काफी थक चुके थे और भूख भी लगी थी, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में जाकर अच्छा खाना खाते हैं। खाने के बाद वो लोग अपनी आगे की योजना पर बात करते हैं, क्योंकि अब उनके पास पैसे भी कम है और कोई कमाई का साधन भी नहीं है। एक लड़का सुझाव देता है कि वो सब एडवेंचर्स बन जाएं ताकि कमाई कर सके। सबको ये आइडिया पसंद भी आता है। फिर बात होती है कि उन्हें अपने असली मिशन पर ध्यान देना चाहिए, जो कि है कि उन्हें डीमन लॉर्ड को हराना है, क्योंकि यही वजह थी कि उन्हें इस दुनिया में बुलाया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले ओड़ा को ढूंढना चाहिए क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। कुछ कहते हैं कि वो क्रिमिनल है क्योंकि उस पर सेरिन की मौत का इल्जाम है। लेकिन आसमा को यकीन है कि ओड़ा ने कुछ नहीं किया और उसका मानना है कि अगर वो सब मिलकर काम करें तो वो डीमन लॉर्ड को हरा सकते हैं। दूसरी तरफ ओड़ा, एमेलिया और नाइट एक दूसरे को अपनी कहानी बताते हैं। अमेलिया कहती है कि वो भी एक प्रिंसेस है, लेकिन उसकी छोटी बहन ने उसे धोखा देकर उसे उसी के राज्य से निकाल दिया। भागते भागते वो गिर पड़ी और एक स्लाइम मॉन्स्टर उसे निगल गया और शायद इसी वजह से उसकी मुलाकात ओड़ा से हो पाई। ओड़ा भी अपने परिवार को याद करता है, खासकर अपनी बहन उई को, जिसे उसने नया मोबाइल फोन दिया था। वो पल याद करके ओड़ा थोड़ा इमोशनल होने लगा था, लेकिन फिर वो कहता है कि इस दुनिया में उसे पहली बार किसी ने इंसान समझा और वो था सेरिन, जो अब नहीं रहा। ओड़ा वहाँ उसके सामने सेरिन की मौत का बदला लेने की कसम खाता है, जो सुनकर नाइट और एमेलिया उसे समझाते हैं कि बदले की आग में खुद को मत जलाओ। माहौल हल्का करने के लिए ओड़ा नाइट के साथ खेलने लगता है। नाइट मजाक में कहता है, मैं कोई बिल्ली नहीं हूँ बल्कि एक खतरनाक डीमन हूँ। फिर नाइट बताता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट इतना आसान नहीं है, अगर उनमें से एक मरेगा तो दूसरा भी मर जाएगा। लेकिन ओड़ा को इसकी परवाह नहीं, उसे खुशी है कि अब वे हमेशा जुड़े रहेंगे और एक फायदा भी है कि अब वे टेलीपैथी से बात कर सकते हैं। वैसे अब वो लोग टेलीपोर्टेशन सर्कल में कदम रखते हैं और अमेलिया बताती है कि ये सर्कल उन्हें वहीं ले जाएगा जहाँ किसी एक का दिल सबसे ज्यादा जाना चाहता है। अचानक वे एक जंगल में पहुंचते हैं और सामने दिखता है होली ट्री। अमेलिया और नाइट पहचान जाते हैं कि ये एल्फ का जंगल है। अमेलिया डर जाती है क्योंकि वो वहाँ नहीं लौटना चाहती थी। तभी एक तीर उसकी तरफ आता है, पर ओड़ा उसे बचा लेता है और जिसने अटैक किया था उसी पर हमला कर उसे गिरा देता है। और जिसने अटैक किया था उसका नाम लियम था। वो भी एक एल्फ था जो अमेलिया को गद्दार कहता है और उसे फिर से भगा देना चाहता है। अभी ओड़ा ने गुस्से में आकर फिर से उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन अब शोर से चारों तरफ हेल्प सैनिक आ चुके थे, जिनको लीड खुद अमेलिया की छोटी बहन किलिका कर रही है। वो अभी अमेलिया को देखते ही कहती है कि तूने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। ओड़ा और उसके साथ ये पूरी तरह से हेल्प सैनिकों से घिरे हुए हैं। किलिका जो अमेलिया की छोटी बहन है, वो अमेलिया को देखकर सच में बहुत गुस्से में है। इसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हुआ। अगर इस पर अच्छे व्यूज या अच्छा सपोर्ट आया तो हम इसका अगला पार्ट जल्दी लेकर आएंगे।